तो दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बाद से ही बहुत सारी फाइनेंस वाली कंपनियां अपनी अपनी आईपीओ लाने की तैयारी में हैं, ताकि इसी बीच में उन्हें भी काफ़ी अच्छा खासा बजाज के जैसा ही वैल्यूएशन मिल सके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे ही फाइनेंस वाली कंपनी के आईपीओ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका आईपीओ 23 सितंबर से खुलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं मनबा फाइनेंस मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। सो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ के हर एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो या तो इस कंपनी के बारे में हो गया, या फिर इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में हो गया, या फिर इस आईपीओ के डिटेल के बारे में हो गया, या फिर इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में हो गया कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, और अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से करनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको इस आईपीओ के साथ क्या करनी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में। तो दोस्तों अगर बात करते हैं इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में, तो फिलहाल अभी ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का कोई भी डिमांड नहीं चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ग्रे मार्केट में अभी इस आईपीओ का डिमांड पूरा जीरो है। बट ऐसा नहीं है कि अभी इसके ग्रे मार्केट में डिमांड जीरो है तो आगे भी इसका डिमांड ऐसे ही जीरो रहेगा, क्योंकि ग्रे मार्केट में अभी सबका फोकस रिसेंटली ओपन आईपीओ पे है, जैसे कि नॉर्दर्न आर्क हो गया, अर्काडे डेवलपमेंट हो गया, या फिर वेस्टर्न कैरियर हो गया। जैसे ही इन सभी आईपीओ का डिमांड खत्म होता है, वैसे ही इसके ग्रे मार्केट में भी डिमांड शुरू हो जाएगा। बट दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा रिमाइंड करता हूँ कि हमें किसी भी आईपीओ में उसके जीएमपी पे पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीएमपी एक टेंटेटिव प्राइस होता है जो मार्केट के सिचुएशंस के अनुसार कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए हमें किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का काम एंड उस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में अच्छे से रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर किसी भी कंपनी का फंडामेंटल अच्छा रहेगा तो उसमें आपको लिस्टिंग गेंस मिले या ना मिले, पर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सो फिर चलिए बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों ये कंपनी 1998 में आरबीआई के रेगुलेशन के अंडर एज ए एनबीएफसी के रूप में इनकॉर्पोरेट हुई थी। एंड दोस्तों ये जो कंपनी है वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस से थोड़ी अलग है, क्योंकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस केवल हाउसिंग फाइनेंस लोन देती थी, बट ये कंपनी हाउसिंग लोन तो नहीं देती है, बट उसके अलावा आपके 2 व्हीलर, 3 व्हीलर एंड इवन 4 व्हीलर तक को फाइनेंस करती है। एंड ये कंपनी ना केवल कन्वेंशनल जैसे डीजल एंड पेट्रोल पे चलने वाली व्हीकल को फाइनेंस करती है, बल्कि न्यू जनरेशन वाले ईवी व्हीकल्स को भी फाइनेंस करती है। यानी दोस्तों इस कंपनी का ज़्यादातर रेवेन्यू व्हीकल फाइनेंस से आता है। वहीं कंपनी मार्केट में अपने पोजीशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऑलमोस्ट 1100 डीलर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना चुकी है। यानी ये 1100 डीलर्स के पास अपनी व्हीकल्स फाइनेंस सर्विस को प्रोवाइड करती है। वहीं दोस्तों इस कंपनी के अगर पीर ग्रुप के बारे में बात करें तो मार्केट में इसी के जैसे कुछ कंपनी है जो पहले से लिस्टेड है, जैसे वैद फिनसर्व, अरमान फाइनेंशियल सर्विस एंड मास फाइनेंशियल सर्विस। एंड दोस्तों अगर इन चारों को हम पी रेशियो के हिसाब से कंपेयर करें तो इनमें से सबसे ज़्यादा पी रेशियो निकल के आ रहा है मनबा फाइनेंस का। यानी ये जो कंपनी है अपने पीर के मुकाबले अपना वैल्यूएशन काफ़ी हाई रखी है। बट अगर बात वहीं इंडस्ट्री के हिसाब से करें तो इंडस्ट्री के हिसाब से तो इसका वैल्यूएशन ठीक ठाक है, बट पीर के मुकाबले इसका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है। वहीं अगर इसके फंडामेंटल के बारे में बात करें तो दोस्तों फंडामेंटल वाइज तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू एंड कंपनी के प्रॉफिट में हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। क्योंकि अगर FY23 से FY24 के बीच में ही देखा जाए तो इसके रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 44%, बट प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 90% तक का हमें इंक्रीज देखने को मिला है, जो हमें ये दिखाता है कि इस कंपनी का फंडामेंटल तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहीं इसका ROE 21% एंड डेब्ट टू इक्विटी 3.75 का है। यानी इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल 752 करोड़ का उधारी है, जो इस कंपनी के लिए एक कंसर्न की बात है। हालांकि फिनेंस वाला कंपनी का लोन तो उतना मायने नहीं रखता है, बट इसके एसेट के हिसाब से इतना लोन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा है। बट अगर ओवरऑल बात करें तो दोस्तों ओवरऑल इस कंपनी का फंडामेंटल तो अच्छा है। वहीं अब अगर इस आईपीओ के डिटेल के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका आईपीओ 23 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक खुला रहेगा, जिसका प्राइस बैंड 114 रुपये से लेकर 120 रुपये पर शेयर रखा गया है। एंड इसका टोटल इशू साइज 150 करोड़ का है, जो पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। यानी इस कंपनी से इसके कोई भी प्रमोटर एग्जिट नहीं ले रहे हैं, ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। यानी जो भी इस आईपीओ के जरिए कंपनी आपकी पैसा लेगी उसको ये कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी, जो इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। वहीं 10 रुपये के फेस वैल्यू पर मिनिमम हम इसमें एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 125 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें पूरी 15,000 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। वहीं अगर इसके कोटा के बारे में बात की जाए
तो दोस्तों रिटेल को इस आईपीओ में भी 35% का कोटा दिया गया है। यानी देखा जाए तो इस आईपीओ के जरिए टोटल कंपनी 150 करोड़ के आसपास फंड रेज करेगी, जिसमें से ऑलरेडी 50 करोड़ के आसपास तक रिटेल के लिए रिजर्व रखा गया है। यानी देखा जाए तो इस आईपीओ का जो इशू साइज है वो तो काफ़ी छोटा है, इसीलिए इसमें अलॉटमेंट मिलने का भी चांस हमें काफ़ी कम देखने को मिलेगा। वहीं इसका अलॉटमेंट हमें 26 सितंबर एंड लिस्टिंग इसका हमें 30 सितंबर को देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों ये तो रहा इस आईपीओ के डिटेल के बारे में। तो फिर चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो देखिए अगर दूसरे दिन और तीसरे दिन तक इसके ग्रे मार्केट में हमें 20 से 25% के ऊपर अगर डिमांड देखने को मिलता है तो इस आईपीओ में आपको जरूर अप्लाई करनी चाहिए। बट याद रहे दोस्तों कि अगर इसका ग्रे मार्केट में डिमांड 15% के नीचे जाता है तो उस सिचुएशंस में इस आईपीओ को हमें अवॉइड कर देनी चाहिए। बट अगर जहां तक मेरा उम्मीद है कि इस आईपीओ में हमें काफ़ी अच्छा खासा लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल सकता है, क्योंकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस हमें काफ़ी अच्छा खासा लिस्टिंग गेन्स दे चुका है एंड वहीं नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के ग्रे मार्केट में भी काफ़ी अच्छा खासा डिमांड बना हुआ है। सो उम्मीद है कि आगे इसके भी ग्रे मार्केट में हमें डिमांड देखने को मिलेगा। बट वहीं अगर बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों इस कंपनी का फंडामेंटल तो ठीक है, बट क्या है कि अगर इसका वैल्यूएशन इसके पीर के मुकाबले देखा जाए तो इसके पीर के मुकाबले इस कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। एंड अगर इसके पीर का आप पास्ट में रिटर्न देखते हैं तो इसका कोई भी पीर पास्ट में हमें मल्टी बैगर रिटर्न बना के नहीं दिया है एंड इवन 1 साल के अंदर तो किसी ने हमें माइनस में भी रिटर्न दिया है। वहीं इस सेक्टर में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है एंड वहीं ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है यानी ये कंपनी व्हीकल्स फाइनेंस के लिए लोन देती है, तो इस सेक्टर में बजाज जो कि एक जाना माना नाम है वो ऑलरेडी अपना काफ़ी अच्छा खासा पोजीशन बना चुका है। तो इस सेक्टर में तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एंड वहीं ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप अराउंड 600 करोड़ से लेकर 700 करोड़ के आसपास तक है। तो फिलहाल इसका वैल्यूएशन, इसका फंडामेंटल एंड इसके सेक्टर को देखते हुए मैं तो इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करने वाला हूँ। बाकी आपका क्या डिसीजन है इस आईपीओ को लेके वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये तो था मेरा पूरा व्यू इस आईपीओ को लेके। आपका क्या व्यू है और कौन कौन इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाला है एंड कौन कौन इस आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करने वाला है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है वो हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।